स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग जीव विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें, 10% का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? 10% का सिद्धांत। तो अपने लोगों ने पढ़ा है और किसी विद्वान ने कहा है कि जीव जीवहि आहार। ये पूरी जो दुनिया है, धरती पर जितने भी जीवधारी रहते हैं, एक जीवधारी ही दूसरे जीवधारी को खा करके अपनी जिंदगी चलाता है। इसीलिए उस विद्वान ने लिखा है कि जीव जीवहि आहार, जीव ही जीव का आहार है। तो एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, चौथे को पांच, इसे से जिंदगी चलती है। जैसे किसी तालाब में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तालाब की घास खाएंगे, उन कीड़े मकोड़े को छोटी मछलियां खाएंगी, उन छोटी मछलियों को और बड़ी मछली खाएगी, उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी, उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी, उस बड़ी मछली को मगरमच्छ खा लेगा या सांप खा लेगा। नदी में है तो मगरमच्छ अपना भोजन बनाएगा, और तालाब में है तो बड़े सांप अपना भोजन बना लेंगे। तो भैया एक जीव ही दूसरे जीव को खा करके अपना जीवन यापन करता है। अब वो चाहे शाक पात खाए और चाहे किसी जंतु को खाए। अगर वो शाक पात केवल खा करके अपनी जिंदगी बिता रहा है तो शाकाहारी। अब शाक पात में भी तो जीवन है, पेड़ पौधे जीवित है ना, पेड़ पौधों में जीवन है। क्यों? क्योंकि वो सारी क्रियाएं वो करते हैं जो जीवधारी करता है। श्वसन करते हैं, भोजन लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सब कुछ वो जीवन की सारी गतिविधियां पेड़ पौधे करते हैं जो हम लोग करते हैं। तो पेड़ पौधे भी जीवित हैं। तो पेड़ पौधों से लेकर के और आखिरी तक खाने की जो श्रृंखला चलती है, पेड़ पौधा तो किसी को नहीं खाता। पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। क्या करते हैं पेड़ पौधे? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और वायुमंडल से CO2 लेकर के, पृथ्वी से पानी लेकर के, और हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, इन सब की मदद से ग्लूकोज बन जाता है, भोजन बन जाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपने लोगों ने पढ़ा है। अब पेड़ पौधों को कोई खाएगा, फिर जो पेड़ पौधों को खाएगा उनको भी कोई खाएगा। तो भैया इससे क्या बनेगी? एक आहार श्रृंखला बनेगी। क्या बनेगी? आहार श्रृंखला। क्या बनेगी? आहार श्रृंखला। कैसे आहार श्रृंखला बनेगी? देखें, जैसे घास है, घास हरे पेड़ पौधे में आएगा। हाँ, अब घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। ये हो गई आहार श्रृंखला। घास को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे, टिड्डा खाएगा। टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। ऐसे दुनिया में जितनी भी नजर आप दौड़ाओगे, हम सभी लोग अपने भोजन के लिए अंत में हरे पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होंगे, उन्हीं पर निर्भर होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो चाहे घास हो और चाहे बड़े बड़े पेड़ पौधे हों, ये अपना भोजन बनाएंगे। तो इनको कोई शाकाहारी खाएगा, फिर इनको कोई शाकाहारी खाएगा तो उनको कोई मांसाहारी खाएगा, उनको फिर कोई मांसाहारी खाएगा, उनको फिर कोई मांसाहारी खाएगा। तो जो सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं वो तो शाकाहारी हो गए, जैसे टिड्डा तो शाकाहारी हो गया, लेकिन मेढक मांसाहारी हो गया, सांप मांसाहारी हो गया, बाज मांसाहारी हो गया। क्यों? क्योंकि ये जंतुओं को खा रहा है। तो देखिए, घास को हम बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। और टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये सबसे पहले घास को खा रहा है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, सांप तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और बाज चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। अब देखें आप कि घास ऊर्जा बनाएगा वायुमंडल में, उसको टिड्डा खाएगा। तो टिड्डा सबसे पहले घास को खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। आहार श्रृंखला में उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होगा,
और अंत में बाज जब मरेगा तो उसको कौन खाएगा? अपघटक। अपघटक मतलब बैक्टीरिया। तो देखिए आहार श्रृंखला कैसे चल रही है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो एक दूसरे जीव खा रहे हैं, निश्चित हो गई ये बात। इसीलिए तो विद्वान ने लिखा है जीव जीव ही आहार, एक जीव ही दूसरे जीव का आहार है। इसी से कायनात चल रही है, इसी से धरती चल रही है, इसी से जीवधारी जिंदा है। अब प्रश्न ये आता है कि घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, तो ऊर्जा किसको ज्यादा मिलेगी? अपने लोगों के मन में हमेशा रहता है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके पास बड़ी ताकत होती है, तो इस हिसाब से तो बाज सांप को उठा लेता है, तो बाज के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सांप मेढक को खा लेता है तो सांप के अंदर मेढक से ज्यादा ऊर्जा होगी। लेकिन ये भ्रांति भैया सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10% का जो सिद्धांत है ये अमेरिका के मिनेसोटा में जन्मे एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम है रेमंड लिंडमान। क्या नाम है? रेमंड लिंडमान। इनका नाम याद रखिएगा। अमेरिका के मिनेसोटा शहर में एक वैज्ञानिक आए रेमंड लिंडमान। इन्होंने 1942 में एक प्रिंसिपल दिया। कब दिया? 1942 में। इन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि जो जीव जिसको खाता है उसको कितनी ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले किसने बताया? रेमंड लिंडमान ने। तो ये नियम जो 10% का सिद्धांत है इसको लिंडमान नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया। इन्होंने भैया क्या बताया कि ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आया, घास पर पड़ा, घास पर पड़ा तो घास ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, घास ने भोजन बनाया। किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा निकली वो कितनी निकली? 1 लाख जूल। कितनी निकली? 1 लाख जूल। सूर्य के प्रकाश से कितनी ऊर्जा पेड़ के पत्ती पर पड़ी, घास पर पड़ी? 1 लाख जूल। तो इन्होंने तो एक बात हम लोग जान ले कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर, घास पर जो 1 लाख जूल ऊर्जा आकर सूर्य की पड़ रही है उसमें से घास केवल 1% ऊर्जा का उपयोग करेगा। कितना? 1 से 2% बस। मतलब जो 1 लाख जूल ऊर्जा आई उससे घास ने कितनी ऊर्जा ली? केवल और केवल 1000 जूल। कितना? 1 लाख का केवल 1%। तो कितनी ऊर्जा घास ने एब्जॉर्ब की? घास ने कितनी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया? केवल 1000 जूल। और सूर्य से निकली कितनी? मान लेते हैं 1 लाख जूल। तो कितना % यूज किया पेड़ पौधों ने? केवल और केवल 1%। तो यही आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का पेड़ पौधे कितना हिस्सा एब्जॉर्ब करते हैं? ओनली 1%। कितना %? 1%। तो मान लीजिए 1000 जूल ऊर्जा घास ने अवशोषित कर लिया। अब घास को खाएगा टिड्डा। अब यहां से 10% का सिद्धांत लागू हो गया। सूर्य से घास पर आने में 10% का सिद्धांत नहीं लागू होगा, वहां केवल 1% का सिद्धांत लागू होगा। घास को 1% ऊर्जा घास ने अवशोषित किया, बाकी 99 वातावरण में चली गई ऊर्जा। अब देखें कि जो 1000 जूल घास ने एब्जॉर्ब किया तो घास को जब टिड्डा खाएगा तो टिड्डा को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो यहां जब इसको पूरी जो 1000 ऊर्जा थी उसका केवल कितना मिलेगा? 10%। तो जब इसका 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? केवल और केवल 100 जूल ऊर्जा मिलेगी। टिड्डे को कितनी ऊर्जा मिली? 100 जूल। घास के पास जितनी ऊर्जा है उसका केवल 10%। तो 1000 जूल अगर घास के पास है तो उसका 10% मतलब 100 जूल किसको मिला? टिड्डे को मिला। अब टिड्डे को मेढक ने खाया, तो मेढक ने खाया
तो मेढक के ऊपर भी 10% का नियम लागू होगा। जितनी ऊर्जा टिड्डे में होगी उसका केवल 10 ही % मेढक को मिलेगा। अब 100 जूल थी टिड्डे के पास, तो मेढक के पास कितनी जाएगी? केवल और केवल 10 जूल। मेढक को कितनी ऊर्जा मिली? 10 जूल। अब मेढक को सांप खाएगा। देखिए रेमंड लिंडमान का नियम शुरू हो गया। रेमंड लिंडमान का नियम किस पर काम करता है? उत्पादक से, मतलब घास या पेड़ पौधे जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं वहां लागू नहीं होगा, बल्कि उपभोक्ता श्रेणी में ये नियम लागू होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब देखें, मेढक ने टिड्डा को खाया, इसको केवल 10 जूल ऊर्जा मिली, क्योंकि इसके पास 100 जूल थी, केवल 10 जूल पाएगा। यही 10% का सिद्धांत है भैया। अब मेढक को सांप ने खाया, तो सांप को मेढक की केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। तो सांप के पास कितनी ऊर्जा थी? मेढक के पास 10 जूल। तो सांप कितना पाएगा? केवल और केवल 1 जूल। कितना पाएगा? 1 जूल। अब सांप को बाज खाएगा, तो सांप को बाज खाएगा तो जितनी ऊर्जा सांप के पास है उसका केवल 10%। अब 10% आएगा तो बाज को कितनी ऊर्जा मिलेगी? केवल 0.1 जूल। अब देखिए क्या होता जा रहा है भैया। प्राथमिक उपभोक्ता से या उत्पादक से लगातार ऊर्जा प्राप्त होती जा रही है कम। घास के पास 1000 जूल, टिड्डे के पास पहुंची 100 जूल, मेढक के पास पहुंची 10 जूल, सांप के पास पहुंची 1 जूल और बाज के पास पहुंची 0.1 जूल। मतलब बाज को सबसे कम ऊर्जा मिल रही है। कंफर्म हो गया ना? तो ये 10% का सिद्धांत क्या कहता है? 10% का सिद्धांत कहता है कि लिंडमान का सिद्धांत कहता है कि उपभोक्ता स्तर पर आने वाली पोषी स्तर में, ये सब पोषी स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता पोषी स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता पोषी स्तर, तृतीयक उपभोक्ता पोषी स्तर, चतुर्थ उपभोक्ता पोषी स्तर, ये क्या हो रहा है? ऊर्जा का लगातार ये कैसी ऊर्जा पा रहे हैं? कम ऊर्जा पाते जा रहे हैं। और जितनी ऊर्जा जिस पोषी स्तर पर है उसके अगले पोषी स्तर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? उस पोषी स्तर का केवल 10%। ये अपने लोगों ने देख लिया। तो सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी? जो सबसे बाद का उपभोक्ता होगा। अब बाज को केवल 0.1 जूल ऊर्जा मिली। अब अपने लोगों के मन में ये संदेह आ सकता है, सस्पिशन आ सकता है, और आप कह सकते हो कि भैया ये बताओ कि बाज तो बड़ा ताकतवर है और बाज को ऊर्जा कम मिल रही है, टिड्डे को ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, ये बेचारा ऊर्जा तो ज्यादा मिल रही है लेकिन ये बड़ा कमजोर है। बाज को ऊर्जा बहुत कम मिल रही है 0.1 जूल, चलिए 1000 जूल। जैसे सरकार का पैसा दिल्ली से चलता है तो गांव तक आते आते उसका 0.1% मिल पाता है जो उसका उपभोक्ता होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो घास तक पहुंची, केवल 1% घास ने लिया। फिर जितना घास के पास है या जितना पेड़ पौधों के पास है उसका 10% आगे वाले उपभोक्ता में मिलता चला गया। तो जो आखिरी उपभोक्ता है, मतलब सभी कर्मचारियों से, मंत्रियों से लूट घसोट होते होते जो पैसा गरीब तक मिलता है वो पॉइंट में मिलता है जितना चलता है। वैसे आजकल तो डिजिटल माध्यम से पैसे का ट्रांसफर हो रहा है तो उपभोक्ता तक पूरा पैसा मिल जा रहा है। अब उपभोक्ता अपनी मर्जी से किसी को दे दे तो दूसरी बात है, लेकिन सरकार का सराहनीय प्रयास है कि वो सीधा खाते में डाल रही है पैसा, इसलिए ये चोरी तो बंद हो गई है। लेकिन पहले क्या होता था कि जितना पैसा सरकार का चलता था वो पॉइंट में किसानों को मिलता था। ये बात आप ध्यान रखें। अब ठीक उसी प्रकार से जो ऊर्जा सूर्य से निकली पौधे को और कम मिली, प्राथमिक उपभोक्ता को और कम मिली, मेढक को और कम मिली, सांप को और कम मिली, बाज को और कम मिली। तो यह है बेटा 10% का सिद्धांत। मतलब हर पोषी स्तर को केवल ऊर्जा, अगले पोषी स्तर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 10%, जितनी है उसकी 10%। यही भैया लिंडमान का सिद्धांत है।
अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया ये बताइए कि बाज बड़ा खतरनाक है, या यही आप देखें घास, घास घास को खा ले बकरी और बकरी को खा ले शेर, बकरी को खा ले शेर। अब तो ज्यादा ऊर्जा किसके पास होनी चाहिए, या घास बकरी और बकरी को खा ले मानव, मनुष्य भी तो बकरे को खाता है। तो अब बताइए शेर और मानव ये जो बकरी को खा रहे हैं, मान लीजिए घास के पास थी 1000 जूल, तो बकरी को कितना मिलेगी, इसका 10% 100 जूल, और मनुष्य को कितना मिलेगा, केवल 10 जूल, या शेर को कितना मिलेगा, केवल 10 जूल। तो इससे तो यह साबित हो रहा है कि शेर को ऊर्जा कम मिल रही है, लेकिन शेर बड़ा ताकतवर होता है। तो यही एक बात ध्यान रखें भैया कि अपने लोगों के मन में बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो मांसाहारी होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं। ये मन का केवल भ्रम है। क्यों? क्योंकि ताकत तो सबसे ज्यादा धरती पर हाथी के पास होती है। क्या आपने कभी देखा है कि शेर किसी पेड़ को हिला दे, किसी घर को गिरा दे? ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा। लेकिन हाथी बड़े बड़े पेड़ को हिला करके गिरा देता है, बड़ी बड़ी दीवार को गिरा देता है। ताकत किसके पास होती है? हाथी के पास होती है। लेकिन हाथी मांसाहारी है कि शाकाहारी है? शाकाहारी है। तो शाकाहार में कम ताकत है। और दुनिया के जितने इंजन हैं वो सब किसकी ताकत पर के बेस पर बनाए जाते हैं? घोड़े की शक्ति पर। आपके घर में इंजन होगा तो आप उसको किसमें नापते हो? उसकी पावर को 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 HP, 4 HP। ये HP क्या है? HP है हार्स पावर। H फॉर हार्स और P फॉर पावर। हार्स पावर से हम इंजन को नापते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि टाइगर पावर, लायन पावर, जबकि ये बड़े खूंखार जानवर हैं। भैया शेर में, चीते में, भेड़िए में ज्यादा ऊर्जा नहीं होती, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि सांप बड़ा ताकतवर होता है? सांप के पास बड़ी ताकत है कि अपने लोगों के पास ताकत है? लेकिन सांप को देखकर हम क्यों भागते हैं? क्योंकि सांप खतरनाक है। बिच्छू तो बिल्कुल छोटा होता है। बिच्छू को देख करके हम बिच्छू से क्यों डरते हैं? कि बिच्छू बड़ा ताकतवर है ना, बिच्छू खतरनाक है। तो शेर बकरी से ज्यादा ताकतवर नहीं है, शेर बकरी से ज्यादा खतरनाक है। तो अब जो आदमी दूसरे लोगों को मारता पीटता है, क्या वो बड़ा बहादुर होता है? जो गुंडे होते हैं, जो किसी की हत्या करते हैं, वो बड़े ताकतवर होते हैं? नहीं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। और लोग ताकत ज्यादा होती है लेकिन वो खतरनाक नहीं होते। तो आप ध्यान रखें कि मांसाहारी जीव ज्यादा ताकतवर नहीं होते, ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए शाकाहारी जीव उनसे बहुत डरते हैं। ऊर्जा का मैटर नहीं है, वहां मामला खतरनाक होने का है। तो अब आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर फिर क्यों बताता है कमजोर लोगों को कि आप अंडा खाइए, मांस खाइए, आपको ताकत मिलेगी? वो मांसाहार की सलाह क्यों देता है? तो भैया आप लोग समझ लीजिए कि डॉक्टर क्यों कहता है अंडा खाइए, मांस खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये अंडा, मांस, ये सब जंतु से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। और जंतुओं, हम लोगों का शरीर, चाहे वो जंतु हो और चाहे पेड़ पौधे हो, हम लोगों का शरीर किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से। ये बात अपने लोगों ने पढ़ी है। अब ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, तो जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, इनके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है 3 लेयर की। और जो अपने लोगों की कोशिका होती है, अंडे की कोशिका, जंतुओं की कोशिका और मांस की कोशिका, अपने जितने जंतु हैं इनकी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप बताओ कौन सा घर ज्यादा सुरक्षित होगा? जिसके घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना है कि जिस घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं बना है? जिस घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल बना है उस घर में कूदना कठिन है, और जिस घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं उसमें घुसना कठिन है। तो जो अपने लोगों की कोशिका है, जो अंडे की कोशिका है, जो मांस की कोशिका है, बकरी के मांस की जो कोशिका है, उसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब बाउंड्री वॉल नहीं पाया जाता। तो जब हम लोग इसको खाएंगे तो ये जल्दी पचेगा, और जब हम लोग साग सब्जी खाएंगे तो देर में पचेगा। तो साग सब्जी क्यों देर में पचेगी? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और मांस में, अंडे में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगर हम मांसाहार करेंगे तो तुरंत ऊर्जा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको पचाना आसान है, क्योंकि उनके चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, सेल वॉल नहीं है। और पेड़ पौधे अगर हम खाएं, देखा है पेड़ पौधों की छाल,
उनकी कोशिका भित्ति कितनी मजबूत होती है, उसको पचाना बहुत कठिन है। तो आप जान लें कि ये लिंडमान का 10% का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ेगा, पोषी स्तर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी, अगले पोषी स्तर को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी, केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए इसको 10% का सिद्धांत कहते हैं। और इसको किसने दिया? इसको दिया रेमंड लिंडमान ने। इसलिए इसको कभी कभी लिंडमान का नियम करके भी पूछ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि मांसाहार क्या है, मांसाहार को खाने पर ताकत क्यों जल्दी मिलती है, शाकाहार में क्यों देर से मिलती है, और जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बढ़ती है, वैसे वैसे मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 10%। अगले पोषी स्तर में पिछले पोषी स्तर का केवल 10% ऊर्जा का संचार होता है, बाकी 90% उनके अपने जीवनचर्या को चलाने में खर्च हो जाता है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, लिंडमान का नियम या 10% का सिद्धांत। ऐसे ही पॉइंट लेकर के हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे।